Good afternoon, guys. Welcome back to your favorite platform, Kota Chemistry. This is your मोहम्मद आकिब हुसैन. बच्चों, आज हम एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम का दूसरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं. द मॉडल दैट इज द सेकेंडली गया हो बाय रदरफोर्ड, दैट इज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और हम इसे बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. आज से पहले यानी रदरफोर्ड के मॉडल पढ़ने से पहले, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उससे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी कभी भी नहीं हुई थी. बच्चों, अभी तक यही माना जा रहा था कि कुछ नेगेटिव पार्ट होता है, कुछ पॉजिटिव पार्ट होता है जो मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, बट अब हमें पता लगेगा कि न्यूक्लियस जैसा भी कुछ चीज होती है और वो कहाँ होती है, ये रदरफोर्ड ने ही बताया था. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है, बहुत मजा आने वाला है. बच्चों, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना. चलो, हमने यहाँ पर लिखा हुआ क्यों है पहली बात तो, ताकि ज्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि बहुत सारा आप देख रहे होंगे कि पिक्चर्स वगैरह बनेंगी यहाँ पर. अभी एक दो पिक्चर्स और बनेंगी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की. ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, पहले से सब कुछ लिखा हुआ है. तो बच्चों, थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया 1903 में, तो थॉमसन ने क्या बताया था, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में. जिसने नहीं देखा है प्लीज वो पहले प्रीवियस लेक्चर जाके देखे. तो थॉमसन ने बोला था कि कुछ नेगेटिव पार्ट होता है और कुछ पॉजिटिव पार्ट होता है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है. दैट्स वाई उसने कहा कि जो एटम पे चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, यानी मैग्नीट्यूड सेम कर दिया उन्होंने और चार्ज बोला जीरो. ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, थॉमसन के मॉडल को ओवरकम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया 1911 में. कब किया, 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. बच्चों, अब ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट होता क्या है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट मींस उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक हेवी मेटल चूज की और वो हेवी मेटल थी गोल्ड की. ठीक है, हेवी मेटल की एक थिन शीट उन्होंने बनाई और उस हेवी मेटल की थिन शीट की बम्बार्टमेंट उन्होंने करा दी विद द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. आप कह लीजिए फास्ट मूविंग पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल्स, दोनों को आपस में उन्होंने क्या कराया, बम्बार्टमेंट कराया. एक थिन शीट उन्होंने तैयार की हेवी मेटल्स की, उस पर उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट कराया और आफ्टर द बम्बार्टमेंट उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. बच्चों, क्यों उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स ही लिए वो हम देखेंगे. अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज कितना होता है, मास क्या होता है, ये सब कुछ हम आज देखने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास. उन्होंने गोल्ड की जो हेवी मेटल, गोल्ड की जो फॉइल बनाई थी, ठीक है, उसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 100 नैनोमीटर. उसे उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्टमेंट करवाई उस फॉइल पे. अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिवली चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल्स. क्यों, क्योंकि हीलियम की न्यूक्लियाई यूज की थी हमने यहां पर. ठीक है, मास की अगर मैं बात करूं तो मास था बेटा 4u या 4amu. चार्ज वही +2 होता है क्योंकि हीलियम है, हीलियम के पास हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना. तो चार्ज हमें पता लग गया 2 होगा. बात समझ में आ रही है. चलो, अब अल्फा पार्टिकल्स कहां से मिले थे हमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, लाइक सब्सटेंस से, लाइक रेडियम. रेडियम को जब आप प्लेस करोगे लेड पे, कैविटी ब्लॉक बना के लेड का रेडियम को प्लेस करोगे तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, जो क्या बनाते हैं, एक फाइन बीम ऑफ लाइट बनाते हैं विद अ स्लिट. स्लिट हमने लगाया हुआ है ताकि जो एक बीम ऑफ लाइट तैयार की जा सके. ठीक है, इसलिए हमने अल्फा पार्टिकल्स लिया यहाँ पर. अब एक और चीज इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ली थी बेटा, क्या थी, एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है जिसपे कोटिंग की हुई थी जिंक सल्फाइड की. ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये रदरफोर्ड ने ली थी बेटा, एक सर्कुलर फ्लोरोसेंस स्क्रीन जो किसकी बनी हुई थी, किसकी कोटिंग हुई थी, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी. अराउंड द फॉइल डिटेक्ट द डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन आने वाला था उसे डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई एक फॉइल उन्होंने लगा दी थी. बात समझ में आ रही है. क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स लिया, उसकी बम्बार्टमेंट करवा दी थिन फॉइल ऑफ हैवी मेटल्स. बम्बार्टमेंट के बाद एक क्या हुआ, एक लाइट प्रोड्यूस हुई एट दैट पॉइंट.
जिस लाइन में या जिस भी डायरेक्शंस में जो रे ट्रेवल कर रही थी, एट दैट पॉइंट क्या हुआ, ग्लो हुआ, एक लाइट प्रोड्यूस हुई। उसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, फॉइल लगा दी आसपास, बीच में एक गोल्ड, ये है क्या है, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड जो डिफ्लेक्शन शो करेगी, और उसके ऊपर इन्होंने कोटिंग कर दी, एक सर्कुलर कोटिंग, किसकी थी, जिंक सल्फाइड की। बात समझ में आ रही है। ये देखिए बेटा इन्होंने क्या किया हुआ है, यही जो हमने इधर लिखा हुआ है वही सब कुछ एक्सपेरिमेंट में दिखाया हुआ है। ये देखो ब्लॉक ऑफ लेड लिया हुआ है, ये रेडियम मेटल है, यहाँ पर सब्सटेंस है रेडियो एक्टिव, ये लगाया हुआ है, यहाँ से रेज जा रही है, ये गोल्ड की फॉइल यहाँ पर लगाई हुई है। अब देखो मोस्ट ऑफ द रेज क्या है, सीधी जा रही है। देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक हियर, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सेंटर पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे थे, इसलिए ग्लो जो लाइट का दिखा वो सेंटर पॉइंट पे दिखा। कुछ अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज थी वो क्या हुई, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, कुछ की रेज ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करने वाली थी, कुछ रेज इधर शो कर रही है, और कुछ रेज क्या कर रही थी, 90 एंगल से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। ठीक है, और समथिंग अबाउट 12,000 में से कुछ एक रे ऐसी थी जो अपने ही एंगल पे वापस लौट रही थी। अबाउट 12,000 एक रे ऐसी थी बेटा जो अपने ही एंगल पे, अपने ही पाथ पे वापस रिटर्न हो रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट को करके जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन देखा वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखो बेटा रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो अभी हमने डायग्रामेटिक तरीके से देखा था, जो गोल्ड फॉइल देखी हमने, उसके ऊपर कोटिंग देखी जिंक सल्फाइड की, उससे जो ऑब्जर्व किया उन्होंने, फर्स्टली उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन किए वो क्या थे बेटा, वो हमने यहां पर लिखे हुए। देन उस ऑब्जर्वेशन से जो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि उनके एक्सपेरिमेंट्स में क्या कंक्लूड होता है वो हमने लिखा है यहाँ पर। एंड एक डायग्राम की हेल्प से हमने समझना चाहा कि जो उन्होंने बताया वो क्या था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो विद द वेरी फर्स्ट उन्होंने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया अपने एक्सपेरिमेंट से वो ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो उस रेडियम से निकल रहे थे, जितने गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स समथिंग अबाउट 99.9% आप कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे बच्चों वो क्या कर रहे थे, गोल्ड फॉइल के अंदर से निकल रहे थे। कैसे जा रहे थे, सीधे, पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि इस तरीके से कुछ रेज आ रही है, वो गोल्ड फॉइल से टकराई इस तरीके से और टकरा कर अनडिफ्लेक्टेड हुए, यानी जिस एंगल से टकरा रही थी उसी एंगल से सीधी के सीधी निकल गई। कितनी थी, मोस्ट ऑफ द, यानी 99.9% रेज या अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल से टकराए और बिना डिफ्लेक्शन दिए हुए सीधे चले गए। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। यहां पर हमने अभी देखा था डायग्राम बना के कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो लार्ज एंगल पे भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और उसमें से समथिंग अबाउट 12,000 में से वेरी फ्यू, यानी एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था जो सेम एंगल पे वापस रिटर्न हो रहा था, या आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री से अबव एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन किए थे रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में। ओके, अब इन ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। कंक्लूजन इन द सेंस कि रिजल्ट क्या निकला अपने एक्सपेरिमेंट का। तो रदरफोर्ड ने जो रिजल्ट दिए बेटा वो क्या थे, देखो उन्होंने बताया कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उन्होंने बोला कि जो एटम के अंदर का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, तभी जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सीधे के सीधे ट्रेवल कर रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। जितने भी अल्फा पार्टिकल्स सीधे ट्रेवल कर रहे हैं उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटम का है वो क्या है, एम्प्टी है। देखिए द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इट इंडिकेट द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी।
कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, खाली है, कुछ भी नहीं है वहां पर। इसी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधा चला जा रहा है। सेकंड कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया कि अल्फा पार्टिकल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है। अभी हमने देखा 4 यूनिट मास प्लस 2 चार्ज उस पे था। अल्फा पार्टिकल्स खुद भी पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो क्या कर रहा है बेटा, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कहां से, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर से। ध्यान से समझना, सेकंड कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया कि अल्फा पार्टिकल जो खुद एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे ही वो सेंटर के पास आता है वहां पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, अपने ट्रैवल मार्ग से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट वहां के उसके सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। बात समझ रहे हैं आप, अल्फा पार्टिकल्स खुद भी पॉजिटिव चार्ज होता है और एटम का जो सेंटर है वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता होगा, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, सम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये कंक्लूजन दिया था सेकंड उन्होंने, ठीक है, जो ये शो करता है कि कुछ हेवी पॉजिटिव पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट है बेटा, सेंटर ऑफ द एटम। और इस हेवी पार्टिकल्स को रदरफोर्ड ने नाम दिया था न्यूक्लियस। क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। वो खुद भी पॉजिटिवली चार्ज है, तभी तो वो पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अल्फा पार्टिकल्स खुद भी पॉजिटिव, सेंटर पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है बाय सम एंगल्स और वेरी लार्ज एंगल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। थर्ड कंक्लूजन उन्होंने देखा बेटा कि जो डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है हेड ऑन में, यानी एक तो अल्फा पार्टिकल्स का हेड और न्यूक्लियस का हेड जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है उसका हेड, दोनों आपस में टकरा रहे होंगे और वो बहुत छोटा सा होगा, तभी बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। देखो, हेड ऑन कोलिजन विद हेवी पॉजिटिव सेंटर इज डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स। Since the number of such alpha particles is very small, thus the space occupied by the heavy positive center must be very small, यानी उसने जो जगह कवर कर रखी है वो भी बहुत छोटी है। अल्फा पार्टिकल्स वैसे ही कितना छोटा सा होता है, तो इतना छोटा सा होने के बावजूद भी जो एंगल दिख रहा है डिफ्लेक्शन का वो बहुत लार्ज है, यानी चार्ज तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है पर जो साइज है वो बहुत स्मॉल है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स वैसे भी बहुत छोटा होता है, छोटा होने के बावजूद भी वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता होगा। अब जो न्यूक्लियस है उसे रदरफोर्ड ने क्या नाम दे दिया, सेंटर ऑफ द चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे पाया गया उसे रदरफोर्ड ने नाम दे दिया बच्चों न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। देखिए जरा एक डायग्राम बना के हमने समझने की कोशिश की है बेटा। ये अल्फा रेस हैं या अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनों की उन्होंने बम्बार्डमेंट कराई थी। उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द रेस क्या कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जा रही हैं, नो डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। कुछ अल्फा रेस क्या कर रही थी, अपने मार्ग से, अपने पाथ से सम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। ये कर दिया, यानी कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो इसे डिफ्लेक्ट करने पे मजबूर कर रहा है। कुछ अल्फा रेज ऐसी हैं जो क्या हो रही है, लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी अल्फा पार्टिकल्स होता छोटा सा है तो न्यूक्लियस उससे भी छोटा कुछ हो रहा होगा जो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहा है। लास्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि 12,000 में से कुछ एक रे ऐसी है जो सेम एंगल पे वापस से रिवर्स्ड आ रही है, रिवर्स्ड बैक हो रही है, या हम कह सकते हैं कि 90 एंगल से अबव एंगल पर डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन, ये कंक्लूजन रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया था बच्चों, आप इसे नोट डाउन कीजिए। देन हम रदरफोर्ड मॉडल का जो मेन मोटो है वो देखते हैं वो क्या था। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से। देखो बेटा, जो मेन फीचर्स थे रदरफोर्ड के मॉडल के वो ये थे, मतलब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, कंक्लूजन देने के बाद जो मेन फीचर्स उन्होंने प्रपोज किए थे, या आप कहें पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो भी बात सही है। वो क्या थी, ये देखिए जरा ध्यान से कि कोई भी एटम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, ये रदरफोर्ड ने बताया। एक होता है न्यूक्लियस
एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। क्या बताया उन्होंने कि किसी भी एटम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस जो कि सेंटर में उन्होंने बताया था, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, सेकंड चीज उन्होंने बताई बेटा कि न्यूक्लियस कहां होता है, सेंटर ऑफ द एटम में प्रेजेंट होता है एंड इज सराउंडेड बाय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में पाया जाता है और जिसके सराउंडिंग में क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है। ठीक है, साइज की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है एटम के साइज से। एटम कितना सा होता है, तो न्यूक्लियस की साइज एटम के साइज से भी बहुत ज्यादा छोटी होती है। ये तीसरा उन्होंने फीचर्स प्रपोज किया बेटा। चौथा उन्होंने बताया कि एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड द न्यूक्लियस, जो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से। किसी भी एटम का सारा मास कहां पर होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस पे, जो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से, जो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है जिन्हें। एटम का जो मास होता है वो एटम के सेंटर के वजह से होता है, जो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं जिसे कलेक्टिवली हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, जिसकी वजह से मास ऑफ द एटम होता है। ठीक है, एंड उन्होंने क्या बताया कि ऑल द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होता है, कहां पर होता है ये नहीं पता उन्हें, वहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, मैंने क्यों बोली ये लाइन अभी आपको बताएंगे कि, और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं, वो रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं, स्टेशनरी नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन। जबकि थॉमसन ने बताया था कि एटम इज अ स्टैटिक मॉडल। इन्होंने नहीं बताया भाई, इन्होंने बताया कि स्टेशनरी तो नहीं होता। These are revolving around the nucleus at high speed following a circular path। की जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ होता है वो स्टेशनरी नहीं होता है, वहां पर कुछ रिवोल्यूशन होता है जो एक सर्कुलर पाथ में होता है। ठीक है, ये मेन फीचर्स थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम रदरफोर्ड के मॉडल या मेन फीचर्स को सोलर सिस्टम की तरह मान सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में अर्थ के अराउंड में जो सन, मून, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, देखो सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन होता रहता है। कहां पर होता है ये नहीं बताता हूं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसे सोलर सिस्टम की तरह। आ जाओ बच्चों, ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स वगैरह हमें समझ में आ गए, कंक्लूजन हम देख चुके हैं, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट हम देख चुके हैं। अब आ जाओ ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या चीज थी जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो फर्स्ट चीज स्टेबिलिटी ऑफ द एटम उन्होंने नहीं बताई। कैसे नहीं बताई बेटा, इस तरीके से रदरफोर्ड ने क्या बोला कि पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में पाया जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है जिसमें रिवोल्यूशन एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में होता रहता है कंटिन्यूअसली। अगर ऐसा होता तो ये इलेक्ट्रॉन एक ना एक दिन क्या होगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, कोलाइड करेगा और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, यानी पूरी एनर्जी रिलीज कर देगा। ये हमें किसने बताया। अब आ जाते हैं मैक्सवेल के लॉ पे। मैक्सवेल का लॉ क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल बॉडी होगी, अगर वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्यूशन करेगी तो अपनी एनर्जी लॉस करेगी, या एनर्जी को क्या करेगी, दूसरी बॉडी को दे देगी। तो अगर कंटिन्यूअसली लॉस करेगी एनर्जी तो एक दिन ऐसा आएगा उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी और वो दूसरी बॉडी में कोलैप्स हो जाएगी या टकरा जाएगी। ठीक है, ये बोलता है, कौन बोलता है, मैक्सवेल की थ्योरी बोलती है रेडिएशन की। पढ़ लेते हैं एक बार। इफ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स revolve around the circular path then it will radiate energy। ठीक है, if an electron moves around the nucleus it must continuously radiate out energy। क्या देगा, एनर्जी देगा बेटा, and gradually move towards the spiral path में घूमता रहेगा according to Dalton। and एक दिन ऐसा आएगा ये किससे टकरा जाएगा, न्यूक्लियस से। बट हम देखते हैं और हमें पता है कि एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो बेसिकली एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड नहीं बता पाए,
तो अगर आपसे ड्रॉबैक पूछा जाए एक लाइन में, अगर आपसे पूछा जाए तो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। और एक और चीज थी जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, क्या कि एक पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे बच्चों। तो जो ड्रॉबैक्स हमें रदरफोर्ड के मॉडल में देखने को मिले, वो इनको ओवरकम्स या इनकी कमियों को दूर करने के लिए एक और एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया था जो बोहर ने दिया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ओके, जिसमें जो रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां आई हैं वो उस मॉडल में दूर होंगी। ओके, आई होप आपको रदरफोर्ड का मॉडल समझ में आया होगा, अपने लेक्चर एंजॉय किया होगा बच्चों। ठीक है, अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और एंजॉय करें। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय।